नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड है पीजीटी का उच्च माध्यमिक स्तर का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का विकास और काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हैं उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि रचनाएँ दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल नई हैं और हम हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी व्याकरण है और काव्य शास्त्र ये कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले रचनाओं से अध्ययन शुरू करेंगे, क्योंकि रचनाएँ हमारे लिए बिल्कुल नई हैं, वो हमने नहीं पढ़ा है कभी, इसलिए उनको तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए पहले। वो तो हम कहीं न कहीं पढ़ ही चुके हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों रचनाओं के क्रम में हमने सबसे पहले कहानी देखी थी, जो हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हैं। सभी 6 कहानियों का हमने पूरे विस्तार के साथ अध्ययन किया था और वीडियो भी यूट्यूब चैनल में डाल दिया है। आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं। 3 उपन्यासों में सबसे पहले हमने गोदान उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था और गोदान उपन्यास के सभी भागों का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद दोस्तों हमने मैलाचल उपन्यास, जो कि आंचलिक उपन्यास है रेणु जी का, उसका अध्ययन शुरू किया था। मैलाचल उपन्यास दोस्तों 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 44 अध्याय हैं और दूसरे खंड में 23 अध्याय हैं। तो पहले खंड के सभी 44 अध्यायों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ हम कर चुके हैं और दूसरे खंड के 16 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 17वें खंड का 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, 17वें अध्याय से। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मैलाचल उपन्यास के पहले खंड के 44 अध्याय नहीं देखे हैं, तो पहले उनको जा कर के देखिए। उसके बाद दूसरे खंड के जो 16 अध्याय हैं उनको देखिए। उसके बाद दोस्तों आज के वीडियो में आइए, तब आप लोगों को समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 तीसरे फेज की भर्ती फिर से आ रही है। तो उसके लिए दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि मार्च में 20 मार्च तक संभावित तिथि है। उसके पहले एस्टेट का पेपर होगा और एस्टेट के बिना आप लोग दे नहीं पाएंगे भर्ती का, इसलिए एस्टेट में पूरी दम लगा दीजिए और क्या कहते हैं उसका पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करिए, खासतौर से रचनाएं जो लगी हुई हैं। तो आप लोग अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। हमारा जो प्रयास है कि सभी टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट की हो, नेट जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हिंदी विषय के लिए जो भी सहयोग होगा उतना हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे, बशर्ते आप लोगों का अगर सहयोग ऐसे ही मिलेगा तब। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए दोस्तों आते हैं अपने विषय पर सीधे। दूसरे खंड के 17वां अध्याय। 1.5 महीने से कालीचरण जेल में है। तो 1.5 महीने से दोस्तों कौन जेल में है? कालीचरण, जो डकैती के केस में फंसे हैं। 1.5 महीने से कालीचरण जेल में है। वासुदेव, सुनरा, जगदेवा, सोमा और सोनरा सब एक ही केस में नत्थी हैं। कौन कौन? वासुदेव, सुनरा, जगदेवा, सोमा और सोनामा सब एक ही केस में नत्थी हैं। इस बीच 1 तारीख को कचहरी के मजिस्ट्री इजलास में हाजिरी हुई है। एक गाड़ी मिलिट्री आगे और एक गाड़ी पीछे, सभी को हथकड़ी और बेड़ी डालकर कचहरी लाया गया है। उस दिन कालीचरण की निगाह पुलिस की लौरी से जितनी दूर जा सकती थी 4 दीवारी पर थी। कचहरी की हाजत में पेशाब की गंध इतनी तेज क्यों होती है? कालीचरण की निगाह सेक्रेटरी साहब पर पड़ी, उनसे आंखें मिली। कालीचरण का चेहरा खिल गया। 3 महीनों से जिनकी सूरत आंखों के आगे नाच रही थी, सेक्रेटरी साहब कृष्णकांत मिश्र जी। किसने दोस्तों क्या कहा कालीचरण ने? तो कालीचरण ने कहा, सेक्रेटरी साहब का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? सेक्रेटरी साहब कृष्णकांत मिश्र जी। कालीचरण ने चिल्लाकर कहा, जय हिंद कॉमरेड। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कनपट्टी इस तरह फेर ली मानो कान के पास मधुमक्खी न अटक। सेक्रेटरी साहब ने दोस्तों कैसे उनको इग्नोर किया। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कनपट्टी इस तरह फेर ली मानो कान के पास मधुमक्खी न अचानक काट लिया। फिर उसी तरह गर्दन टेढ़ी की आगे बढ़ते गए। कालीचरण को सिपाही ने डांट दिया, का हो ससुरे, बिना हंटर के बात न मानव। उधर सेक्रेटरी साहब कांटे वाले तार के घेरे में फंसते फंसते बचे। एक मुँहा होकर जो चलेगा वह कांटे में तो जरूर फंसेगा। इस पर इधर सिपाही जी ने कालीचरण को डांटा। सुनरा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन इसमें सेक्रेटरी साहब का क्या कसूर? चोर डकैतों से सभी भले लोगों को दूर रहना चाहिए। वासुदेव, सुनरा, सोमा, सनीचरा वगैरह आखिर डकैत ही तो हैं।
और सेक्रेटरी साहब उसे भी डकैत समझ रहे हैं। कोई उपाय नहीं। तो सेक्रेटरी साहब का दोस्तों महत्वपूर्ण नाम याद रखिएगा, कृष्णकांत मिश्र जी। क्या नाम है? कृष्णकांत मिश्र जी। कोई उपाय नहीं, लेकिन आज मांस का दिन है। जाड़े के समय सप्ताह में एक शाम कैदियों को मांस मिलता है। शाम को वैष्णव और साकट को खिलाते खिलाते काफी अंधेरा हो जाता है। अस्पताल के पिछवाड़े के वार्डर साहब मांस जुगाड़ करने के लिए चले जाते हैं। आज कोशिश करके देखना चाहिए। कालीचरण ने फैसला कर लिया है, यदि मौका मिला तो वह जरूर कोशिश करेगा। हाँ, वह भागेगा और कोई उपाय नहीं। उसने सब पता लगा लिया है। जेल से भागने की सजा सिर्फ 6 महीना है। डंडा, बेड़ी और लाल टोपी पहननी पड़ेगी। लोग कहेंगे लाल टोपिया और क्या, लाल रंग खराब तो नहीं। सेक्रेटरी साहब और धर्मपुरी जी से मिलकर वह बात करना चाहता है। उसके बाद उसे फांसी सुल्ली जो भी मिले वह खुशी खुशी झेल लेगा। पार्टी की इतनी बड़ी बदनामी करा के वह जीकर ही क्या करेगा। वासुदेव, सुनरा और सनीचरा तो चोर डकैतों के साथ इस तरह हिल मिल गए हैं कि उन्हें देखकर लाज आती है कालीचरण को। वासुदेव ने डॉक्टर नटखट प्रसाद से वासुदेव ने डॉक्टर नटखट प्रसाद से दोस्ती कर ली है। डॉक्टर नटखट नामी शेख चिल्ली आदमी है। यह डॉक्टर फारबिसगंज की तरफ का है। डकैती केस में आया है। अचरज की बात है, उस डॉक्टर को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि उसने आदमी को मारने के सिवा कभी जिलाने का भी काम किया है। चेहरा ठीक कसाई की तरह। वासुदेव का उसके साथ भी खूब हेलमेल देखते हैं। रात में जुआ भी खेलता है। वासुदेव कालीचरण से नहीं बोलता है, वह दूसरे स्टाल में रहता है। उस दिन दाल कमान में थोड़ी देर के लिए भेंट हुई। कालीचरण ने सिर्फ इतना ही पूछा, वासुदेव तुमको यही करना था? वासुदेव के साथ एक कलकतिया पॉकेट मार था। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। जाते समय वासुदेव ने कहा, जिस समय 700 रुपया का पुलिंदा बांधकर सेक्रेटरी साहब को देने गए थे, उस दिन क्यों नहीं पूछा था कि 4 दिन के भीतर कहाँ से इतना रुपया वसूल हुआ? उसी शाम को पानी टंकी के पास डॉक्टर नटखट ने उसको रोककर कहा था, कालीचरण कोई रास्ता नहीं, तुम यदि चाहो तो तुम्हारा जमानतदार भी होगा और मुकदमा भी बेदाग छूट भी जाओगे। सोचकर देखना, पार्टी वार्टी कोई काम नहीं देगी। थू थू, जेल में आकर काली को खैनी की आदत पड़ गई है। डॉक्टर साहब अपने गांव के डॉक्टर ने जमादार से उस दिन जेल गेट पर हंसकर कहा था, सिपाही जी कालीचरण का जरा ख्याल रखिएगा, देवता है डॉक्टर साहब, जरूर देवता है। सिर्फ खैनी ही नहीं, कभी कभी बीड़ी भी जमादार साहब दे देते हैं। थू थू, थूक है ऐसे पैसे पर। डॉक्टर नटखट प्रसाद की बात वह नहीं मानेगा। सोमा ने भी एक बार दबी जबान कहने की कोशिश की थी, उस्ताज चुप, उस्ताज का बच्चा। कालीचरण ने दांत बटा दी थी। उस्ताद जेल से बाहर फिरार हालत में चलित्तर कर्मकार से उसकी भेंट हुई थी। कौन कहता है कि वह बड़ा भारी कलेजा वाला आदमी है। कुसिरिया गांव टीसन के पास बड़का धत्ता के पास 2 गछिया की छाया में भेंट हुई थी। कालीचरण को देखते ही वह अपने साथियों के साथ हाल हथियार लेकर खड़ा हो गया था। हैंड्स अप! दारोगा साहब जिस तरह चिल्लाए थे उसी तरह चिल्ला उठा था चलित्तर। कालीचरण को हंसी आ गई थी। उसके मुंह से अनजाने ही निकल पड़ा था, अरे हम तो उस्ताज खाली हाथ पार्टी वाला कालीचरण। चलित्तर ने एक बार कहा था, इस खाली हाथ वाली पार्टी में रहकर सब दिन खाली हाथ ही रहोगे। पीछे तो बहुत बहस किया। आखिर में चलित्तर ने कहा था, तुमने हमको उस्ताज कहा है, गाढ़े विपत में कभी जरूरत पड़ने पर याद करना। कालीचरण ने हंसकर कहा था, उसकी जरूरत नहीं होगी। दोबारा उस्ताज कहते कहते वह रुक गया था। आज भी चलित्तर की वह बात कान में गूंज रही है, देखना है तुम्हारी उस्ताजी। लेकिन आज वासुदेव और सोमा की मदद लेनी ही होगी। एक बार मिल तो जाए वह पटिया लेगा। गोटी बैठ गई। सोमा और वासुदेव को कालीचरण ने पटिया लिया है। अस्पताल के पिछवाड़े में, ठीक है, अस्पताल के पिछवाड़े में दीवाल की छाया में वासुदेव और सोमा ही है। ठीक है, दोनों ने कंधे की ओर इशारा किया। सब ठीक, हत्तेरे की कालीचरण गिर पड़ा। तब वासुदेव और सोमा कंधा से कंधा भिड़ाकर खड़े हुए। ठीक है, जरा सा और बस 4 उंगल।
वासुदेव और सोमा के कंधों पर कालीचरण जरा उचकता है। दोनों के कंधों का भार जरा हल्का मालूम होता है। अरे ठीक है, भागो, भागा भागा। टा टू ऊ ऊ टू ऊ ऊ ऊ। जेल अस्पताल के पिछवाड़े से सिपाही सूट सीटी फूंकता है। टू 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 टू। बहुत सी सीटियों की मिली हुई आवाज। ढन ढन ढनाक ढनाक। जेल फाटक का बड़ा घंटा घनघना उठा। कालीचरण 5 मिनट तक जेल के बाहर कालीचरण 5 मिनट तक जेल के बाहर दीवार के पास जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। कालीचरण 5 मिनट तक दोस्तों जेल की बाउंड्री से कूदा पट्टी से, तो कालीचरण 5 मिनट तक जेल के बाहर दीवार के पास जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। सीटी और घंटे की आवाज ने उसे सजीव कर दिया। नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ कमर में मोच आई है। ढनाक ढनाक जेल का घंटा घनघना रहा है। वह भागता है। फर रर, एक साथ कई बंदूकें गरज उठी। अंधेरे में कुछ सूझता भी तो नहीं। एक घड़ी रात भी नहीं हुई है। ओस में धरती पच पच करती है, पैर फिसल जाते हैं। भर भर रर। सामने दार्जिलिंग रोड पर 5-7 मिलिट्री लौरियां दौड़ रही है। कालीचरण पांचू बाबू वकील के घर के पिछवाड़े की एक झाड़ी में छिपकर हाँफता है। सड़क कैसे टपा जाए, किधर से जाना ठीक होगा। दाहिने और भी लोग हल्ला करने लगे हैं। पास की गली होकर घुड़सवार लोग जा रहे हैं। कालीचरण तय करता है सामने बांसवाड़ी पार करके मोबरली साहब की पुरानी कोठी की बगल से जाना ही अच्छा होगा। अब देर नहीं करनी चाहिए। अरे, मोबरली साहब की कोठी के पास कालीचरण को ऐसा लगा कि पीछे से कोई टार्च मार रहा है। हाँ, यह तो टार्च की ही रोशनी है। वह जंगल में घुस जाता है। बस थोड़ी देर यहाँ सुस्ता कर टार्च वाले को देखकर फिर एक दुल्की, एक जूम खुराक खैनी दिन में ही उसने चुरा कर कपड़े के खूंट में बांध ली थी। बहुत मौके पर अभी उस पर हाथ पड़ गया। खैनी खाकर वह झड़बेरी की झाड़ी से निकलकर साफ मैदान की ओर आता है। कहाँ है टार्च की रोशनी बाप, एकदम पास ही। कालीचरण भागता है। टार्च की तेज रोशनी उसका पीछा कर रही है और फिर जंगल की निस्तब्धता को भंग करके राइफल की आवाज गूंज उठती है। फर। जंगल, झाड़, कांट, कुश और अड्डा खाई को टापता हुआ कालीचरण भाग रहा है। जंगल की लत्ती पैर छांद लेती है, मगर वह झाड़ देता है। जांघ में लगता है खोंच लग गई है। पार्टी ऑफिस के पिछवाड़े में जो घना जंगल है वहां पहुंचकर उसे लगा वह निरापद है। अरे यह तो खोंच नहीं, अरे बाप, इतना खून! आधा बित्ता मांस उधेड़ दिया है। खलारा लटक गया है। ओ, गोली लगी है शायद, खून बंद नहीं हो रहा है। कौन? कालीचरण ऑफिस सेक्रेटरी राजबल्ली जी किवाड़ खोलकर सचमुच अवाक हो गए। जीभ की नोक पर बोली चढ़ी ही नहीं। तो दोस्तों कालीचरण पहुंच गए ऑफिस में। देखिए कौन? कालीचरण ऑफिस सेक्रेटरी राजबल्ली जी। तो ऑफिस के सेक्रेटरी दोस्तों कौन है? राजबल्ली जी, नाम याद रखिएगा। और सेक्रेटरी साहब का क्या नाम था? कृष्णकांत मिश्र जी। और ऑफिस के सेक्रेटरी कौन है? राजबल्ली जी। किवाड़ खोलकर सचमुच अवाक हो गए। जीभ की नोक पर बोली चढ़ी ही नहीं। आए कौन? कालीचरण। सेक्रेटरी साहब भी फड़फड़ाकर कमरे से बाहर आते हैं। आओ कालीचरण, तुम हो? इसीलिए शहर में इतना हल्ला हो रहा है। जेल से भाग आए हो? जी, लगता है जांघ में गोली लग गई है। तुम्हारे कलेजे पर गोली दागी जानी चाहिए, डकैत बदमाश। सेक्रेटरी साहब इसीलिए तो आपके पास आए हैं। सुन लीजिए, माँ कसम, गुरु कसम, देवता क्रिया, उस रात को हम यही जिला पार्टी ऑफिस में थे। राजबल्ली जी, आपको बघोच लग गया है। राजबल्ली जी, आपको बघोच लग गया है। किवाड़ बंद कीजिए, हटाइए इसे। बाबू मेहरबानी करो, चले जाओ, नहीं तो आप हल्ला काहे करते हैं? आप अंदर जाइए। राजबल्ली जी मौन भंग करते हैं। कालीचरण पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है। मोबरली साहब की कोठी की ओर धड़ाधड़ फायर हो रहे हैं। फर। साथी राजबल्ली जी, सेक्रेटरी साहब को समझा दीजिएगा, मेरा कोई कसूर नहीं। कालीचरण हिलता है। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद अब तो चला भी नहीं जा रहा है। वह दोनों पाँवों को बारी बारी झाड़ता है।
सामने कच्चू के पत्तों पर कुछ झरझराकर गिरा। वह धीरे धीरे फिर बगल के जंगल में चला जाता है। अब वह पुरानी धोती के एक खूंट को चीर कर घाव को बांधते हुए सोचता है, अब चलित्तर कर्मकार ने कहा था, गाढ़े विपद में खबर करना, याद करना। चलित्तर कर्मकार। अब दोस्तों देखते हैं 18वां अध्याय। भाग भाग मिलिट्री मिलिट्री। अरे बाप, लाल पगड़ी वाला पुलिस नहीं है, एकदम गोरखा मिलिट्री। सुनते हैं गोरा मिलिट्री से भी ज्यादा चांस वाला होता है गोरखा। मारने लगेगा तो मारते मारते जान से ही मार देगा। हसलगंज हाट पर कटिहार वाले बाबू साहब की कचहरी पर सुबह से ही आकर खड़ी है 2 मोटर गाड़ी, ठसम ठस। मुहरलीजी जी बोले कि गांव में राउंड देने आया है, रात में कौन देगा? गोरखा मिलिट्री। अरे क्या बात है, कौन झूठ मूठ खबर लाया? झूठ नहीं, ततमा टोली का बबुआन अभी दौड़ता हाँफता आया है। उसको ईमान धर्म सौर माए का क्रिया खिलाकर पूछिए तो। आए सुनो, मोटर गाड़ी की आवाज हुई ना? हाँ, पछियारी टोला के पास आ रही है मोटर गाड़ी। भागो, एकदम लाल इंडहुल रंग की मोटर गाड़ी आ रही है। भागो किधर? मोटर गाड़ी तो आ गई। भर के भर भर। मिलिट्री लारी लीक तोड़कर बेलीक ही अड्डा खाई आल गोंडा टपते तहसीलदार साहब के दरवाजे की ओर आती है। कौन? सुमृतदास बेतार से चुप। सुमृतदास फिसफिसाकर कहता है, कलिया जेल से भाग गया है, इसीलिए मिलिट्री आया है। खबरदार, सुसलिट पार्टी का नाम भी नहीं लेना। पूछे तो कहना हम लोग कांग्रेस में हैं। कालीचरण से कोई रिश्ता मत बताना, समझे? लाल झंडा जिसके घर से निकलेगा तुरंत गिरफ्त हो जाएगा। सुमृतदास बेतार की देह में इस बुढ़ारी में भी कितना तेज है। पुराना पानी पिया हुआ बुढ़ा है। कलिया तो अपने साथ अपने गरामात पर पड़ोसिया और गांव समाज सबको ले डूबना चाहता है। वही दोस्तों कलिया उर्फ कालीचरण। क्या है लाल सालू? खबरदार, झंडा और सालू में क्या फर्क है? फार्म पर्चा सब जलाओ, सब फंसेगा। खबरदार कलिया। संकोतबाज हो गया। सुसलिट पार्टी और कालीचरण का नाम हरगिज नहीं। लक्षण लगता है समूचे गांव को कुरुक करेगा। अय कौन? कालीचरण की अंधी माँ हुक्का पीना बंद कर पूछती है, कौन भाग गया? सरस्वतिया, परमेश्वरी, तारावती। अरे कौन भाग गया बेटी? अरे कौन? तुम्हारे कुलबोरन बेटा कालीचरण के चलते आज सारा गांव बनहा रहा है। भाग भाग मिलिट्री। गुरखा सिपाहियों ने कालीचरण के घर के चारों ओर से घेर लिया है। एसपी साहब कालीचरण की बूढ़ी माँ से पूछते हैं, अंधी है या ढंग करती है? सुन बुढ़ी, तेरा कलिया जेल से भाग आया है। अब रोना गाना छोड़कर सीधे सीधे बता कि वह यहाँ आया है या नहीं। मेरा बेटा? वह डकैत नहीं दरोगा बाबू, दुश्मन लगा हुआ है उसके पीछे हुजूर। जाने सुरूज भगवान। ठीक ठीक बताओ, उसके साथ और कौन कौन? उसके साथी संगी का नाम बताओ। हुजूर हमरा कुछ न मालूम। अच्छा, सब मालूम हो जाएगा, ले चलो बुढ़िया को। कालीचरण की माँ को जड़ैया बुखार आ गया। जैसे ही नेपाली सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ी, वह जोर जोर से डिकरने लगी। लोहे से दागने के समय बैल गाय वगैरह जैसे डिकिरते हैं उसी तरह। आए बा 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 आ। माघ की संध्या ठिठुरते हुए गांव को धीरे धीरे अपने आंचल में छिपा रही है। भयार्थ पशु की आंखों की तरह किसी किसी घर में ढिबरी भुकभुका रही है। घूर के पास आज कौन बैठेगा? सभी अपने अपने घर के कोने में छुपे हुए हैं। सन्नाटा। और इस सन्नाटे को चीरकर कालीचरण की माँ की यह दर्द भरी पुकार गांव के कोने कोने में फैली। अरे बाप, मालूम होता है बुढ़िया को किरिच से जबेह कर रहा है। हे भगवान! कालीचरण की माँ की डिकराहट में कुछ ऐसी बात थी कि एसपी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, छोड़ दो बुढ़िया को। बुढ़िया अचानक चुप हो गई। गांव घर बगीचा बाड़ी और अगवारे पिछवाड़े में दम साधकर छिपे लोगों को ने समझा बुढ़िया को सचमुच जबेह कर दिया। किसकी बोली है पहले पहचान लो। टट्टी में कान लगाकर सुनो, अगमू चौकीदार है, सुमृतदास भी है। जय भगवान, जय भगवान। अय भगवान भगत, दरवाजा खोलो जी। सुमृतदास खखारते हैं। भगवान भगत, डरने की बात नहीं, सीक्रेट है, सीक्रेट। मिलिट्री साहब है, पैसा देते हैं।
पछियारी घर में संदूक के पीछे भगवान भगत दम साध कर घुस के हुए हैं। आही रे दादा इधर हमरे नाम लेके भगताइन फिसफिसाकर कहती है, अरे जा ना कौनो बाघ थोड़ो बा। भगत डांटता, अरे चुप। अहू के दास जी भगताइन खखार कर अंदर से पूछी, का लेब हो? अरे खोलो भगताइन, भगत जी कहाँ है? भगताइन टीन की टट्टी खोलते हुए देखती है, बाप रे बाप, ई कौन देश के आदमी बारे देवा, हुंडार भेड़िया जैसन मुंह बा। दास जी अंदर जाके आके ले दास जी अंदर आके ले जे लेब से ले जा, बुढ़वा के बुखार बा, हमरो सिर बधता। सुमृत दास टीन की टट्टी को ठेलदार अंदर जाता है। इस तुम लोगों को लगता है कि कलेजा है ही नहीं, झूठ नहीं कहा है, बनिया का कलेजा धनिया। एसपी साहब अभी तुरंत सबों को बुला रहे हैं, तहसीलदार साहब का दरवाजे पर मीटिंग है, इसमें जो नहीं जाएगा अभी उसको कालीचरण की पार्टी का आदमी समझा जाएगा। लाओ 5 पैकेट असली कैची मार सिगरेट। कलिया झेल से भाग गया। कै सुमृत भाई, भगवान भगत कांखते हुए आता है, अरे ई बुखार था, जान लेके छोड़ी, का बात बा। सुमृत दास हाथ चमका कर कहते हैं, चीनी 5 सेर, गरम मसाला 8 आने का, 4 पैकेट सिगरेट लेकर अभी तुरंत तहसीलदार साहब बुलाए हैं। एसपी साहब मीटिंग बुला रहे हैं सबों को। हाँ, सिपाही जी को 5 पैकेट दिया, उसका भी पैसा लोगे? अरे हमका हुकुम से बाहर बानी, चली हम आबतानी। भागत बात चबाते हुए कान खुजलाता है। गोरखा मलेटरी कहता है, नहीं, हम मुफ्त में नहीं लेगा। काहे लेगा? हम पैसा तीर कर, पैसा चुका कर चुरूट लेगा, काहे लेगा? हम बायर का मलेटरी नहीं, हम इसी देश का, मुफ्त में काहे लेगा? तहसीलदार साहब के दरवाजे पर लोग जमा हो रहे हैं। अगमू चौकीदार और अब्दुल्ला बख्शी सबों को हाँकते आ रहे हैं। डेग बढ़ाओ, घासर फसर काहे करते हो? लगता है धान की दबनी करने के लिए बैलों को हाँक कर लाया जा रहा है। बालदेव जी भी हैं, राम कृपाल सिंह जी भी हैं। बहुत दिनों से राम कृपाल सिंह पर पंचायतिया सभा मीटिंग में नहीं जाते हैं, एकदम गुमसुम रहते हैं। 50 बीघा जमीन धनहर, 1 लाट बंदी होल्डिंग, एक ही जमा और खजाना सिर्फ 5 रुपए। ऐसी जमीन जिसकी बिक जाए या महाजन के यहाँ सूद रहन लग जाए तो दिल चकनाचूर होगा नहीं? खिलावन सिंह यादव का कलेजा धक धक कर रहा है। जगह जमीन रुपया पैसा तो पहले ही मुकदमा में स्वाहा हो गया, अब एक कोरी भैंस है, तहसीलदार की नज़र लगी हुई है। एसपी साहब चाय पीकर खड़े हो जाते हैं। जय भगवान, दुहाई काली माई। प्यारे भाइयों, मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़े काम में मदद के लिए बुलाया है, आप लोग डरिए नहीं। मैं बदमाशों के लिए महाबदमाश हूँ और सीधे लोगों का सेवक। हाँ, हम तो आप लोगों के नौकर हैं। जय हो, धन्य है। लोगों की देह में अब थोड़ी गर्मी आती है। एसपी साहब कहते हैं, अभी इस जिले में एक बड़ा भारी डकैत उत्पात मचा रहा है, उसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जी नहीं, हम लोग तो कूप मंडू का है। देखिए, झूठ मत बोलिए, डगरिन से पेट छुपाते हैं। चलित्तर कर्मकार इस गांव में कभी नहीं आया है? हाँ, चलित्तर नहीं आया है। देखिए जरा रोशनी और करीब लाइए, देखिए यही है उसका फोटो। हाँ ठीक है, यही है। तब देखिए, आप लोग झूठ काहे कहते हैं? जानते हैं डकैत से बढ़कर होता है डकैत का झपेत छुपाने वाला। आप लोगों ने झपैत का काम किया है? नहीं हुजूर, माई बाप मालूम नहीं था। खैर सुन लीजिए, चलित्तर कर्मकार को ना तो देश से मतलब है, ना गांव से और ना समाज से। उसका पेशा है डकैती करना, लूटना। वह समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। अभी देखिए, हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने एक पर्चा निकाला है, लिखा है, कामरेड चलित्तर पर से वारंट हटाओ। चलित्तर कर्मकार किसानों और मजदूरों का प्यारा नेता है। अब आप ही बताइए कि कोई हत्यारा और डकैत कैसे किसी का प्यारा नेता हो सकता है? खैर मेरा भी नाम बजरंगी सिंह है। मैंने ऐसे बहुत से हत्यारों को ठीक किया है, फांसी पर लटकवाया है। ऐसा आदमी किसी की भी हत्या कर सकता है। तो दोस्तों, एसपी साहब का नाम क्या है? बजरंगी सिंह। याद रखिएगा कि एसपी साहब का क्या नाम है? बजरंगी सिंह। बाबा गांधी जी मारे गए, कमली अंदर हवेली से ही पगली की तरह चिल्लाती है, गांधी जी। क्या हुआ दोस्तों? गांधी जी उसी समय मारे गए।
तो बाबा गांधी जी मारे गए। कमली अंदर हवेली से ही पगली की तरह चिल्लाती है, गांधी जी क्या हुआ क्या हुआ। तहसीलदार साहब अंदर हवेली की ओर दौड़ते हैं। सुमृत दास कहता है, हुजूर तहसीलदार साहब की बेटी का मगज जरा खराब है, अनर्थ हो गया हुजूर। तहसीलदार साहब दौड़ते हुए आते हैं, गांधी जी मारे गए। आए कहाँ कैसे? रेडियो में खबर आई है। कहाँ है रेडियो? अंदर हवेली में। मेहरबानी करके यहाँ ले आइए, एसपी गिड़गिड़ाते हैं। अरे रे रे बालदेव जी को संभालो, बेहोश हो गया। ये बलिया उर्फ बालदेव, ये दोस्तों गांधी जी एक बहुत बड़ा कांग्रेसी है और गांधी जी का भक्त है। तो बलिया का कहते हैं बेहोश हो गया। अरे रे रे बालदेव जी को संभालो, बेहोश हो गए। तहसीलदार साहब पोर्टेबल रेडियो सेट ले आते हैं। हुजूर इसके कल कांटे का भेद हमको मालूम नहीं, डॉक्टर साहब का है, इधर लाइए। एसपी साहब जल्दी जल्दी मीटर ठीक करते हैं। चारों ओर एक एक मनहूस अंधेरा छाया हुआ है। हमारी आंखों के आगे अंधेरा है, दिल में अंधेरा है। ऐसे मौके पर हम किन लफ्जों में, कैसे, किन शब्दों में आपको ढांढस बंधाएं। गम के बादल में सारा मुल्क गर्क है। एक पागल ने बापू की हत्या कर डाली। जाहिर है पागल के सिवा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अब हमें अपने गम और गुस्से को दबाकर सोचना है। नेहरू जी बोल रहे थे, शायद नेहरू जी जवाहिरलाल बोल रहे थे। बीच में एक जगह गला एकदम भर गया था, लगा रो रहे हैं। सुनिए अब पटेल साहब, सरदार पटेल बोल रहे हैं। एसपी साहब का चेहरा एकदम काला हो गया है। बेतार के खबर में क्या बोल? गांधी जी का हत्यारा पकड़ा जा चुका है। अरे कैसे नहीं पकड़ावेगा भाई, हाय रे पापी, साला जरूर जंगली देश का आदमी होगा। हत्यारा मराठा, यह कौन जात है भाई? मराठा? अरे बामन कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, जरूर वह साला चंडाल होगा। एसपी साहब हाथ जोड़कर कहते हैं, भाइयों कहा सुना माफ करेंगे, आप लोग जैसा समझे करे, लेकिन देखते हैं ना, अरे जिसने एक गरीब बनिया को बाल बच्चा सहित मार डाला वही हत्यारा। गांधी जवाहरलाल की सबकी हत्या कर सकता है। हत्यारा हम सब अभी जाते हैं। आप लोग कल शाम को नदी के किनारे जल प्रवाह कीजिएगा और खबर सब तो रेडियो में आती ही रहेगी। तहसीलदार साहब हैं, सबों को सुना देंगे। अच्छा तो चलते हैं, जय हिंद। भर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बालदेव जी आंखें मूंद कर गाना शुरू करते हैं। आज आखर धरने वाला भी कोई नहीं, काली बासुदेव सुनरा सनीचरा कोई नहीं। जाड़े से दलक रहे हैं बालदेव जी, जरा यहाँ एक धुनी लगा दी जाती तो अच्छा होता। अरे कोठारिन, लक्ष्मी दासिन। लक्ष्मी आई है, साथ में रामफल पहलवान लालटेन लेकर। बालदेव आंखें मूंद कर गा रहे हैं, यूसर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दो भगवान। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। लक्ष्मी दासिन अगला आखर उठाती है। इस बार भीड़ के आधे लोगों ने साथ दिया। रघुपति राघव राजा राम। बावन ठीक ही कहता था, भारत माता और भी जार बेजार हो रही है। बालदेव जी का सारा शरीर सुन्न हो गया है। रास्ते में नाचते नाचते गिर पड़ते हैं। सीताराम सीताराम, जय 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 रघुनंदन। 31 जनवरी 48 की रात। तो किस दिन की बात है दोस्तों? 31 जनवरी 1948 की रात। कमली सोचती है, सारा संसार अभी बस एक ही महामानव के लिए रो रहा है। रेडियो पर गीता पाठ हो रहा है। लगता है गीता के एक एक श्लोक की सीढ़ी महात्मा जी को ऊपर उठाए लिए जा रही है, ऊपर ऊपर और ऊपर। अंतवंत इमे देहा नित्य स्तोका शरीराणि, अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्य ध्वस्त भारत। अंधेरे में एक महाप्रकाश, आंखें चौंधिया जाती हैं कमली की। महात्मा जी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रोती है क्यों माँ? माँ रोती क्यों है? मत रो बेटी, माँ समझाती है, बेटी मत रो। अचानक डॉक्टर की याद आती है। डॉक्टर? डॉक्टर को कौन ढांढस बंधाता होगा? मत रो डॉक्टर मत रो। कमली रेडियो की आवाज को और तेज कर देती है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयन्ति दमानि देह नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। तो दोस्तों अब देखते हैं 19वां अध्याय मैलाचल उपन्यास का। जोतकी काका के दरवाजे पर भीड़ खड़ी है। ठीक कहते थे जोतकी काका, अभी क्या हुआ है, अभी और बाकी है। अक्षर अक्षर सब बात फल गई।
ऐसे अगर जानी आदमी की बात, काटने का नतीजा सारा गांव भोग रहा है। जंगली जड़ी बूटी से ही जोतकी काका टनटना गए हैं। खुद उठ नहीं सकते, बोली साफ नहीं हुई है। गिगियाकर मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं, छाए आछ, छाए आछ, आ अर्थात सर्वनाश सर्वनाश, हाँ सर्वनाश होगा। जोतकी काका, आज हुक्म हुआ है कि सारा दिन बासी मुंह रहकर शाम को कमला के किनारे जल प्रवाह करना होगा। खिलावन यादव अब जोतकी जी की बात कभी नहीं काट सकता। जोतकी जी ने कहा था, 18 साल की उम्र में सकलदीप को माता पिता वियोग लिखा हुआ है। एकदम फल गई बात। सकलदीप 2 महीने तक बिलल्ला की तरह कलकत्ते में भटकता रहा। ससुर पकड़ लाया है, उसका भी प्रायश्चित करना होगा। होटल में बर्तन मांजता था। जोतकी जी इशारे से कहते हैं, नहीं हरगिज नहीं, ऐसा काम मत करो। जोतकी काका ने क्या कहा, गांधी जी काहे मारे गए, क्या कहते थे? अच्छा हुआ धैत, उनका मगज अब सही नहीं है। दूसरे पहर को जुलूस निकला। बांस की एक रंथी बनाकर सजाई गई है, लाल हरे पीले कागजों से। एक और बालदेव जी ने कंधा दिया है, दूसरी ओर सुमृत दास, जीवेसर मोची और सकलदीप ने। खिलावन यादव नहीं आया है। सकलदीप को बहुत समझाया, गाली दिया, मगर सकलदीप ने तो आकर रंथी में कंधा ही लगा दिया। टन टना घड़ी घंट बजता है। तिन्न टिरकिट तिन्ना, धिन्ना धा धा धिन्ना। अरे काच ही बास के खाटरे खटोलना। गांव के भकतिया लोगों ने समदाउन शुरू किया। समदाउन की पहली कड़ी ने सबके रोए को कल्पा दिया। सबके दिल गमहड़ उठे और आंखें छलछला गई। अरे कांच ही बास के खाटरे खटोलना, आखिर मुंज के रे हेर है डोर, हारे मोरी रे, आय आय आय, हाँ आ रामा रामा। चार समाजी मिली डोलिया उठा डोल, लई चलाल जमुना के और, हारे मोरी रे। अब कोई अपने को नहीं संभाल सकता है। सब फक 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 कर रो पड़ते हैं। जुलूस आगे को बढ़ रहा है। धीरे धीरे सभी जुलूस में आकर मिल जाते हैं, रोते हुए चलते हैं। बूढ़े रोते हैं, जवान रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं। सकलदीप की जवान बहू दहलीज से देखती है, उसके होंठ कांप रहे हैं, रह रहकर होंठ थरथराते हैं, और अंत में वह अपने को संभाल नहीं सकती है। वह दौड़ती है जुलूस के पीछे। खिलावन सिंह यादव चिल्लाते हैं, कनिया कनिया ए कनिया, हाँ आ रे गोड़ तोरा लागो, हम भैया रे कहिरावा से घड़ी भर डोली बिलमाओ। माई जे रोअब, माँ रो रही है, भारत माता रो रही है। रामदास हाथ में खंजड़ी लिए चुपचाप रो रहा है। उसी के पाप से महात्मा जी मारे गए हैं। उसने साधु के अखाड़े को भ्रष्ट किया है। परसों रमपियरिया की माए गांव से मछली का सालन मांग कर लाई थी। रमपियरिया रात में उठकर चुरा कर खा रही थी। महंत रामदास ने रंगों हाथों पकड़ लिया था बुहारी मछली की कुट्टा। रमजू दास की स्त्री छाती पीट पीट कर रो रही है। ठिठरा चमार की 12 साल की बेटी रो रही है। बाबा हो, बाबू हो, बापू। कमली रेडियो अगोर कर बैठी हुई है। उसकी आंखों से आंसू टप टप कर गिर रहे हैं। माँ आंचल से बेटी के आंसू पोंछती है और खुद रोती है। वे तो नर रूप धारण कर आए थे, लीला दिखाकर चले गए। रेडियो से आंखों देखा हाल प्रसारित हो रहा है। अब चंदन की चिता तैयार है। बस अब कुछ ही क्षणों में देखिए, पंडित नेहरू देवदास गांधी जी से, महात्मा गांधी जी के सुपुत्र से कह रहे हैं, नरमुंड नरमुंड, कहीं भी एक तिल रखने की जगह नहीं। कोलाहल की आवाज़ क्रमशः तेज हो रही है। जय जय। अपार जनसमूह में मानो लहरें आ गई हैं। सभी एक बार, अंतिम बार महामानव की पवित्र चिता को अंतिम बार देखना चाहते हैं। एम्बुलेंस गाड़ियां बेहोश लोगों को ढो रही हैं। और आह, अब पश्चिम आकाश में सूर्य अपनी लाली बिखेर कर अस्त हो रहा है, और इधर महामानव की चिता में अग्निशिखा धरती का सूरज अस्त हो रहा है। क्षितिजल पावक 5 तत्वों का पुतला गीतावाणी सुनाई पड़ती है। जन्मबंध विनुर्मुक्त का पद गच्छन्त्याम माँ 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 माँ। कमली स्पष्ट सुनती है, कोई पुकार रहा है। कौन पुकारता है उसे? माँ। क्या हुआ बेटी? माँ बाहर से दौड़ी आती है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। ओम शांति शांति। अब देखते हैं दोस्तों 20वां अध्याय दूसरे खंड का। सीताराम सीताराम,
ओ बावनदास जी आइए, लक्ष्मी मोढ़ा देती है। बालदेव जी कहाँ हैं? आइए साहेब बंदगी, जय हिंद। बालदेव जी आ गए, जय हिंद। बालदेव को देखकर डर लगता है, एकदम खून सूख कर कांटा हो गए हैं। बाल इतना ज़्यादा कैसे पक गया? वो आज टोपी नहीं पहने हैं इसलिए आवाज़ भी बदल गई है। बालदेव जी कहते हैं, आपको तो अब यहाँ समय ही नहीं है। उस दिन हम अकेले जिस समय से रेडियो में सुने, उसी समय से लेकर दूसरे दिन जल प्रवाह तक सब कुछ किए, किसी तरह संभाल लिया। श्राद्ध के दिन तहसीलदार साहब भोज देने वाले हैं। बामन, राजपूत, यादव और हरिजन सभी एक पंगत में बैठकर खाएंगे। अच्छा हुआ आप भी आ गए, अकेले हम नहीं। बालदेव जी, हम रहेंगे नहीं, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। सोचा एक बार आप लोगों से भेंट करते चले। हम तुरंत अभी चले जाएंगे। अच्छा, उधर का हाल समाचार क्या है, सुनाइए। हाल क्या सुनाइए, सुनिएगा। अब सुनना सुनाना क्या है। राम किशुन आश्रम में भी हरिजन भोजन होगा। बिलैकपी कल मर गया। शिवनाथ बाबू आए हैं पटना से। शशांक जी प्रांतीय सभापति हो गए हैं। तो कौन हो गए हैं दोस्तों? शशांक जी प्रांतीय सभापति हो गए हैं। वह भी पटना में ही रहेंगे। सब आदमी अब पटना में रहेंगे। मेले MLA लोग तो हमेशा वहीं रहते हैं। सुराज मिल गए, अब क्या है? छोटन बाबू का राज है। एक कोरी बेमान ब्लैक मार्केटी के साथ कचहरी में घूमते रहते हैं। हाकिमों के यहाँ दांत खिटकाते फिरते हैं। सब चौपट हो गया। बावन दास कहते कहते रुक जाता है। छोटन बाबू की बात मत पूछिए, अब तो घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए हैं। नहीं बालदेव, छोटन बाबू जैसे छोटे लोगों की बात जाने दो। यह बेईमानी ऊपर से आई है। यह पटनिया रोग है। अब तो और धूमधाम से फैलेगा। भूमिहार राजपूत कैथ यादव भूमिहार राजपूत कैथ यादव हरिजन सब लड़ रहे हैं। अगले चुनाव में तिगुना मेले चुने जाएंगे। मेले मतलब MLA विधायक चुने जाएंगे। किसका आदमी ज़्यादा चुना जाए, इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज़्यादा आए तो सबसे बड़ा मंत्री भी राजपूत होगा। परसों बात हो रही थी आश्रम में। छोटन बाबू और अमीन बाबू बतिया रहे थे। गांधी जी का भस्म लेकर शशांक जी आएंगे। छोटन बाबू बोले, जिला का कोटा भस्म जिला सभापति को ही लाना चाहिए। शशांक जी क्यों ला रहे हैं? इसमें बहुत बड़ा रहस्य। हा 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 हा। बावन दास विचित्र हंसी हंसता है। ऐसी हंसी तो कभी नहीं देखी बालदेव जी ने भी नहीं। काहे हंसते काहे हैं दास जी? हा हा हा। अरे वही अमीन बाबू तुरंत उठकर बैठ गए। बोले, आप ठीक कहते हैं छोटन बाबू, गाड़ी तो चली गई। कटिहार जाने से गाड़ी मिल सकती है। तुरंत मोटर स्टार्ट करके दोनों रवाना हो गए। सभापति मंत्री हो राम मिलाए जोड़ी। हाँ हाँ चले दोनों। हाँ हाँ भस्म लाने। हाँ हाँ देश को भस्म कर देंगे ये लोग, भस्मासुर। दास जी, मालूम होता है कोई सोशलिस्ट ने आपको सोशलिस्ट क्या कहेगा? सोशलिस्ट हमको सब पार्टी समान। उस पार्टी में भी जितने लोग हैं मंत्री बनने के लिए मार कर रहे हैं, सब मेले मंत्री होना चाहते हैं। बालदेव, देश का काम, गरीबों का काम, चाहे मजदूरों का काम, जो भी करते हैं एक ही लोभ से। उस पार्टी में बस एक जयप्रकाश बाबू है। हाँ हाँ हाँ, उनको भी कोई गोली मार देगा। फिर भस्म लेने के लिए सभापति मंत्री साथे साथ। नया चूड़ा और नया गुड़ एक थरिया में ले जाती है लक्ष्मी। जरा बाल भोग कर लीजिए, थोड़ा सा है। दूध दही तो भोज के लिए जमाया जा रहा है। बावन दास बगल की झोली में मुंह फैलाते हैं। लक्ष्मी कहती है, यह क्या? जलपान कीजिए, झोली में क्यों लेते हैं? लक्ष्मी की आंखें ना जाने क्यों सजल हो जाती हैं। इतने दिनों के बाद एक वैष्णव आया और बिना पत्तल जुठाए चला जाएगा? नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगी। नहीं, बाल भोग तो आपको करना ही होगा। लक्ष्मी जिद्द करती है। दास जी, विनती करती हूँ। बालदेव जी देखते हैं बावन दास को कुछ हो गया है। बड़ा अटर पटर बोलते हैं। चेहरा भी एकदम बदल गया है। आंखें लाल है, कपड़ा कितना मैला हो गया है। वह 16-17 साल से बावन दास के साथ है, कभी तो ऐसा हंसते नहीं देखा। अलमुनिया का लोटा और बाटी नहीं छोड़ते हैं कभी। जलपान करके हाथ धोते हुए बावन दास जी कहते हैं, बालदेव जी, अब हम चलेंगे। पूर्व पुअरिया पुअरिया लाइन की गाड़ी कोदलिया स्टेशन में जाकर पकड़ेंगे।
आपसी एक काम है। बावनदास झोली से लाल रंग का एक बस्ता निकालते हैं। बस्ता खोलकर कागज का छोटा सा पुलिंदा निकालते हैं। बालदेव जी, सब महात्मा जी के खत हैं। गंगुली जी ने एक बार कहा था, जरूरत पड़ने पर हमें दीजिएगा। आने के समय याद ही नहीं रहा। आप पुरैनिया कब तक आ जाइएगा? 4-5 दिन के बाद। तब ठीक है, आप रख लीजिए, गंगुली जी को दे दीजिएगा जरूर। परम श्रद्धा से सहेजी हुई पवित्र चिट्ठियों को बावनदास एकटक देख रहा है, फिर एक एक कर अलग अलग छांटता है। हवा से एक चिट्ठी उड़कर बिछावन के नीचे चली गई। बावनदास ने चट से उठकर सर से छुला लिया। उसे एक अक्षर का भी बोध नहीं, लेकिन वह प्रत्येक चिट्ठी के एक एक शब्द पर निगाह डालता है। लगता है सचमुच पढ़ रहा है। आखिरी चिट्ठी खत्म कर वह एक लंबी सांस लेता है। बस्ता हाथ में लेकर बावनदास थोड़ी देर तक बेकार ही उसकी डोरी को उंगलियों में लपेटता और खोलता है। फिर एक लंबी सांस लेकर अचानक ही खड़ा हो जाता है। लीजिए, सीताराम सीताराम। बालदेव जी बस्ता लेकर लक्ष्मी के हाथ में दे देते हैं। पौंती पिटारी में रख दीजिए। लक्ष्मी बस्ता लेकर सर से छुलाती है, फिर छाती से लगाती है। वह एकटक बावनदास को देख रहा है। इस चिरकुट खद्दड़ की धुलाई से जाड़ा कैसे काटते हैं बावनदास जी? दास, इस चादर से जाड़ा कैसे काटते हैं? ठहरिए, एक पुराना कंबल है, ले लीजिए, लक्ष्मी बिनती के सुर में ही कहती है। नहीं माई, बावनदास कंधे से झोली को लटकाते हुए कहता है। नहीं माई, कंबल की जरूरत नहीं। लक्ष्मी चुप हो जाती है। बावनदास जी को अब कंबल की जरूरत नहीं, अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। लक्ष्मी मानो सब कुछ समझ गई है। धरती फाटे मेघजल, कपड़ा काटे डोर, तन फाटे की औखदी, मन फाटे नहीं ठौर। अच्छा तो अब जय हिंद जय हिंद। बावनदास लुढ़कता हुआ जा रहा है। सोबरन का कटहा कुत्ता खिटखिटाकर भूंकते हुए उस पर टूटता है, लेकिन बावनदास उधर देखता तक नहीं है। कुत्ता भी आश्चर्य से चुप हो जाता है। जरा सा ध्यत्य भी नहीं किया। कैसा आदमी है? कुत्ता बावनदास के पीछे पीछे दुम हिलाते मिट्टी सूंघते कुछ दूर तक जाता है। बावनदास जी का मन एकदम फट गया है, लक्ष्मी कहती है। बालदेव जी कहते हैं, अरे मन फटेगा क्या, थोड़ा ढंग भी करता है। गंगुली जी चिट्ठी लेकर क्या करेंगे? दूसरे की चिट्ठी भले लोग नहीं पढ़ते हैं, दुख होता है। कोदलिया स्टेशन पर गाड़ी में बैठकर बावनदास को लगता है वह कोई तीर्थ करने जा रहा है। बहुत दिनों से उसके मन में लालसा है एक बार जगन्नाथ जी जाने की। केदारनाथ बद्रिकानाथ वह गया है। उसकी आंखों के आगे जगन्नाथ का पट छाता और छड़ी लिए तीर्थ से लौटे हुए बावनदास की मूर्तियां खड़ी होती है। जगन्नाथिया रो भाई, बाबा रो बिराजे उड़िया देश में। एक यात्री ने कहा, अरे माघ महीना में कौन जगन्नाथ से लौटा है भाई? दूसरे ने कहा, जरा जोर से बावन गुसाई जी। बावनदास खिड़की से बाहर की ओर देखता है। खेतों में लोग धान काट रहे हैं, नदी में मछली मार रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं। बावन ने बहुत सफ़र किया है। लाइन से कलकत्ता कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस, बैजवाड़ा, साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी की जन्मभूमि काठियावाड़, फिर बम्बे। रेलवे लाइन के किनारे काम करते हुए लोगों के मुखड़े, विभिन्न प्रदेशों के लोगों के मुखड़े उसकी आंखों के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। खगड़ा स्टेशन पर उतरकर एक बार नत्थू बाबू के यहाँ जाने का विचार था, लेकिन नत्थू बाबू कलकत्ता गए हैं। खोखी दीदी और काकी जी भी गई हैं। खोखी दीदी ने एक बार बावनदास की तस्वीर बनाई थी, बोली, बस आप जैसे बैठे हैं बैठे रहिए। एक कागज पर पेंसिल से तस्वीर बनाने लगी। काकी जी ठीक माए जी की तरह बोलती है। नाथ बाबू रहते तो बावन को आज बहुत भारी मदद मिलती। बहुत कड़े आदमी हैं, गुस्सा में जब होते हैं तो किसी को कुछ नहीं बूझते हैं। कंफ जेहल के साहब को जिंदगी भर याद रहेगा। नाथ बाबू का चेहरा लाल हो गया था, एक दिन एकदम लाल टेसू। पिछले साल नाथ बाबू और चौधरी जी बम्बे जा रहे थे, बावन भी साथ में था। मुगल सराय स्टेशन पर गाड़ी में भीड़ देखकर होश गुम इस छोर से उस छोर तक घूम आए, मगर कहीं घुसने ही नहीं दिया। चौधरी जी हंसते हुए बोले, अहो गाड़ी छूटत लक्षण लगे रच्छो छो। नाथ बाबू ने एक डिब्बा के हैंडल को जैसे ही पकड़ा कि अंदर से एक आदमी ने गुस्सा होकर कहा, देखता है नहीं, इस पर लिखा हुआ बंगाल के मेंबर के वास्ते रिजर्व है।
नाथ बाबू ने भी गुस्सा कर जवाब दिया था, खूब देखता है, बंगाल में अब आप लोगों के जैसा आदमी फलने लगा है, यह भी देखता है। हम भी AICC का मेंबर है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर है, आप भी उसी का मेंबर है, मगर आदमियत भीतर से किसी ने रसिकता की भी, भीतर से किसी ने रसिकता की भी, आदमियत तूले आर को था, बोलबेन न मोसाय आसून आपनार तो देखची एके बारे त्रिमूर्ति, कृपया आदमियत का प्रश्न मत उठाइए, जाइए, हमें तो एक साथ ही त्रिमूर्ति के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। बात भी कुछ ऐसी ही हो गई कि सभी हंस पड़े, चौधरी जी भी, नाथ बाबू भी और डिब्बे के सभी मेंबर। हंसने वाली बात नहीं, चौधरी जी एकदम लंबा, यानी चौधरी जी की लंबाई की बात तो सभी जानते हैं, पूरा ऊंचे कद का आदमी भी उनके कंधे के बराबर होता है। और इधर नाथ बाबू ठेठ नाटे कद के, गोल चेहरा, चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट, वह भी छोटी सी। और तीसरा मूर्ति सेवक बावन दास, विचार कर देखिए हंसने की बात है या नहीं। चौधरी जी ने ऊपर बेंच पर अपना बिस्तर लंबा किया था, नाथ बाबू और बावन दास नीचे। अय खगड़ा आ गया, सीताराम सीताराम। खगड़ा स्टेशन पर उतरकर बावन दास एक बार ऊपर आसमान की ओर देखता है, वह शाम तक पहुंच जाएगा। नहीं नाथ बाबू से नहीं भेंट होगी तो अब किससे भेंट करेंगे, जाए वह। कलीमुद्दीपुर की ओर जा रहा है बावन। कलीमुद्दीपुर पाकिस्तान में जाते जाते बच गया है। एक बार हल्ला हुआ कि पाकिस्तान वाले कहते थे कि गांव का नाम इस्लामी है, इसलिए इसको क्या बच्चों जैसी बुद्धि। सीताराम सीताराम। बावन दास जल्दी जल्दी डेग बढ़ाता है, आज जैसे हो शाम तक उसे पहुंचना ही है एक जगह, उस जगह का नाम भी अभी वह अपने मन में नहीं लाएगा। चलते चलते वह कभी कभी रुककर सांसें लेता है, बहुत देर तक रोने पर बच्चे जिस तरह सांसें लेते हैं उसी तरह। बावन की झोली में खंजड़ी है, खंजड़ी में लगी हुई झुनकी उसकी गति को एक लय में बांध रही है। किन्न 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 किन्न, खेतों की मेड़ों पर, मैदान में, सड़कों पर, ऊंची नीची जमीन पर उसके चरण पड़ते हैं। मंजिल करीब है अब। किन्न 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 किन्न, और थोड़ी दूर, और आधा कोस। किन्न किन्न, जय महात्मा जी, जय बापू। माँ धन्य हो प्रभु, एक परीक्षा से तो पार करा दिया प्रभु, बस यही, इसी साहुड़ के नीचे, इसी कच्ची लीक के पास डाल दो डेरा रे मन। नागर नदी के किनारे नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया गया है। दोनों देश वालों ने नागर नदी ही सीमा रेखा है, एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान, इस पार हिंदुस्तान, दूसरी ओर पाकिस्तान। नागर 12 मास बहती है, सूखती नहीं कभी, शायद इसीलिए रमडंडी माथा पर आ गया। माघ की ठिठुरती हुई सर्दी, पछिया हवा भी चलती है, लगता है आज की रात बद्रीनाथ की तरह यहाँ भी बर्फ गिरेगी। रामडंडी सिर पर आ गया। बावन निराश नहीं होता है, जब तक सूरज नहीं उगेगा वह टलेगा नहीं। बात ही कुछ ऐसी है, यदि इस रास्ते से नहीं आई गाड़ी तो वह दूर, बहुत दूर किसी गांव की रोशनी को देखता है, दोनों हाथों को मलकर गर्म हो जाता है, गर्म हो लेता है। हाँ, गाड़ियाँ आएंगी, 50 गाड़ियाँ, कपड़े और चीनी और सीमेंट से लदी हुई गाड़ियाँ। जिसने खबर दी है उसे उसका नाम वह जान जाने पर भी नहीं खोलेगा। बावन ने गांधी जी की कसम खाई है, बेचारा गरीब, उसकी नौकरी चली जाएगी। कटहा के दुलार चंद कापरा, वहीं जुआ कंपनी वाला, जिसकी जुए की दुकान पर नेवी लाल, भोला बाबू और बावन ने फारबिसगंज मेला में पिकेटिंग किया था। जुआ भी नहीं, एकदम पॉकेट काट खेला करता था और मोरंगिया लड़कियों, मोरंगिया दारू गांजा का कारोबार करता था। आज कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है, उसी की गाड़ियां हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर और कटहा थाना के दरोगा और यहाँ कलीमुद्दीपुर के नाका वाले हवलदार मिलाकर रकम 8 आना, और इधर दुलारचंद कापरा रकम 8 आना। गाड़ियां सदर चालू सड़क से नहीं आएंगी, चौरपैड़ा चोर रास्ता होकर, चोर घाट होकर पार करेंगी, फिर उधर के व्यापारी को उस पार पहुंचा देगा, उधर के हाकिम हुक्कामों को भी इसी तरह हिस्सा मिलेगा। लाखों रुपए का कारोबार है। वे आ गई हैं गाड़ियां, कच्ची लीक के पहियों की आवाज़। हाँ, गाड़ी ही है,
जय भगवान, जय महात्मा जी, सीताराम सीताराम, बल दो प्रभु परीक्षा में पार करो गुरु। बापू बापू, माँ माँ, झोली के अंदर वह कुछ टटोलता है। वह झोली को कंधे से लटकाकर खड़ा हो जाता है। नदी किनारे कोई पखेरू बोला, टिटिंक किन्न खंजड़ी की झुनकी जरा झनकी। भगवान, महात्मा जी, बापू, माँ, मुझे बुला लो अपने पास, क्या करूँगा इस दुनिया में रहकर, धर्म नहीं बचेगा। गाड़ियाँ आ गई एकदम करीब। अरे बाप बाप रे भूत। अगला गाड़ीवान जरा और दबी आवाज में अपने साथी से कहता है, भूत? छ्यूं, बैल भड़कते हैं, कचकचाकर गाड़ियां रुक जाती हैं। सीताराम सीताराम। कलीमुद्दीपुर नाका के सिपाही जी आगे बढ़ाते हैं, खखार कर पूछते हैं, कौन है? बगल की झाड़ी से सामने आकर बावन ने कहा, हम हैं सेवक बावन दास। बावन दास? सिपाही जी? सिपाही जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस आदमी को वह सन 30 से ही जानता है। चांद टरे सूरज टरे। सिपाही जी मुरैठा की पुछरी से मुंह छिपाते हैं। बावनदास हंसकर कहता है, मुंह क्यों छिपाते हैं राम बुझावन सिंह जी, आज खुलकर खेला होना चाहिए, मुंह मत छिपाइए। दास जी, हमारा क्या कसूर, आप तो जानते ही हैं। सिंह जी, बातचीत कुछ नहीं, गाड़ियां जाएंगी, खंगड़ा लौटाइए। गाड़ी तना लौटी, लौटी ना तो ठाड़ रही। 2500 रुपये हिस्से में मिल चुके हैं राम बुझावन सिंह को, क्या किया जाए? दास जी ठहरिए, हम तुरंत आते हैं। अच्छी बात, ले आइए, आज जो लोग पर्दे में हैं जाइए। कलीमुद्दीपुर में एक होटल बंगला हास्टिंग बंगला है। हाकिम हुक्काम लोग बराबर आते रहते हैं। बांस फूस का बड़ा सा चौखड़ा है गांव के एकदम बाहर। होटल बंगला में सप्लाई इंस्पेक्टर दुलार चंद कापरा और कलीमुद्दीपुर के हवलदार साहब टेबल के चारों ओर बैठकर मोरंगिया माल पी रहे हैं। कलीमुद्दीपुर होटल बंगला के बेरसपतिया बाबरची के हाथ का मुर्ग मुसलमान जिसने खाया उसी ने जी खोलकर बख्शीश दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब गिलास में चुस्की लगाते हुए मुस्कुराते हैं, अरे धत, इस मुर्ग मुसल्लम से गर्मी थोड़ी आएगी। हवलदार साहब, अरे कौन, कोई दो टांग वाली मुर्गी, क्या पूछते हैं? आज महात्मा जी के श्राद्ध की वजह से सभी भोज खाने चली गई हैं। दुलारचंद कापरा कहता है, ऐसा जानता तो कटहा से ही 2 रिफ्यूजनी को उठा लाते, सब मजा किरकिरा कर दिया। कड़का कड़कड़ कड़क सप्लाई इंस्पेक्टर चतुरानंद सिंह जी मुर्गी की टांग चबाते हैं। कड़कड़ कड़क कड़क बाहर साइकिल की आवाज होती है, कौन? सलाम, हम राम बुझावन सिंह, क्या हाल है? सब चौपट। बावनदास, ये बावनदास कहाँ? सभी गुम हो गए। बेरसपतिया बाबरची इशारे से कहता है हवलदार साहब को, मिल सकती है मुर्गी, मगर रुककर दोनों हाथों की उंगलियां दिखलाता है। हवलदार साहब कहते हैं, अच्छा अभी ठहरो, तुम बाहर जाओ। क्या हो अब? सभी एक साथ लंबी सांस लेते हैं, अकेला है यह एकदम अकेला, मगर इसका मतलब जानते हैं? दुलार चंद जी कापरा जी, सबकी निगाहें मिलती हैं आपस में। दुलार चंद गिलास में बोतल से शराब ढालकर गटगटाकर पी जाता है। सभी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। मैं पंजाबी हूँ जी, मगर आगे आप लोग जाने, मैं अपना फर्ज अदा करने जाता हूँ। सिट सिट कर पछिया हवा चल रही है। हवलदार साहब साइकिल का पैडल चलाते हुए कहते हैं, कापरा जी, आसपास के गांव वालों का डर जरा भी मत लीजिए। ऐलान किया हुआ है कि सरहद के आसपास रात बरात जो निकलेगा उसे गोली लग जा सकती है। बावनदास ठीक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है। बिजली के पर दुलार चंद कापरा देखता है, हाँ बावन ही है। कौन? कापरा जी, गाड़ी के पीछे से क्या झांकते हैं, सामने आइए। बावनदास हंसता है, बावन रास्ता छोड़ दो, गाड़ी पास होने दो, आइए सामने, पास कराइए गाड़ी। आप भी कांग्रेस के मेंबर हैं और हम भी, खाता खुला हुआ है, अपना अपना हिसाब किताब लिखाइए। आज के इस पवित्र दिन को हम कलंक नहीं लगने देंगे। कापरा जानता है इससे माथा पच्ची करना बेकार है। वह हवलदार के कान में कुछ कहता है, फिर पुकारता है, स्प्रिंग खा कहाँ? यह स्प्रिंग खा कापरा का अपना आदमी है, नाम फर्जी है। एक गाड़ी पर से उतरता है, फिर चुपचाप अगली गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है। बावनदास, मान जाओ, हाँको जी गाड़ी, स्पीयरिंग खा।
गाड़ी में जुटे हुए दोनों जानवर अचरज से चौंक पड़ते हैं, भड़कते हैं, छिव छिव नाक से आवाज करके आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। कापरा एक बैल की पूंछ पकड़ कर ऐंठता है, हड्डी पट से बोली, मगर बैलों ने लीक छोड़ दिया और गाड़ी को बगल की ओर लेकर भागो। दूसरी गाड़ी, एक बैल को हवलदार और दूसरे को कापरा पूंछ मरोड़ कर आगे बढ़ाते हैं। गाड़ीवान अवाक होकर हाथ में रास थामे हुए है। यह क्या हो रहा है? बैलगाड़ी पास हो रही है। बावनदास बीच लीक पर खड़ा है और गाड़ियां ऊपर से आर पार कर रही हैं। बैल भड़के जरूर, मगर चार गाड़ियां। अब बावनदास ठीक बैल के सामने आकर खड़ा होता है। बैल उसे हुत्था मारकर गिरा देता है। वह लीक पर लुढ़क जाता है, ठीक पहिए के नीचे। मड़ मड़ मड़, बापू माँ, गाड़ी पास, कट करर कट। गाड़ियां पास हो रही हैं, 50 गाड़ियां। आखिरी गाड़ी जब गुजर गई तो हवलदार और राम बुझावन सिंह मिलकर बावन की चिट्ठी लाश लहू के कीचड़ में लथपथ लाश को उठाकर चलते हैं। नागर नदी के उस पार पाकिस्तान में फेंकना होगा, इधर नहीं, हरगिज नहीं। दुलार चंद कापरा बावन की झोली लेकर उनके पीछे पीछे जाता है। नागर पार करते समय बावन के गले की तुलसी माला नागर की बहती हुई धारा में गिर पड़ती है। सीताराम। 4 बजे भोर को पाकिस्तान पुलिस ने घाट गश्त लगाने के समय देखा लाश। अरे यह तो उस पार के बौने की है, यहाँ कैसे आई? ओ समझ गए, उठाओ जी, हनीफ और जुम्मन, ले चलो उस पार। बावन की ठंडी लाश झोली झंडा के साथ फिर उठी। बावन ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेंग में ही नाप लिया। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोलवी को उस पार दरख्त से लटका दो जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खंजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो, झनक। तो दोस्तों ये था 20वां अध्याय दूसरे खंड का। अब दोस्तों हम इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। और प्लेलिस्ट में पूरा गोदान उपन्यास है, सभी 6 कहानियाँ उपलब्ध हैं और पूरा महिलांचल उपन्यास उपलब्ध है। तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक चैनल में बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।